Hello everyone, myself Poonam Sharma, lecturer from Diet Hamirpur. Today I am going to deliver a lecture for DLED second year students on mathematics from third unit, that is geometric ways of looking at space and shapes, अर्थात स्थान तथा आकृतियों को देखने के ज्यामितीय तरीके. So dear students, today in this lecture I will discuss the 3D shapes in geometry, congruency in triangles and similarity. So let's start with what are three-dimensional shapes. Three-dimensional shapes can be defined as a solid or a hollow figure or an object or a structure or a shape which has three dimensions: length, width and height. They occupy space, means they are having some volume. अगर मैं हिंदी में कहूँ कि थ्री डायमेंशनल शेप्स को क्या कहते हैं हिंदी में, तो थ्री मीन्स तीन, थ्री डायमेंशंस मीन्स आयाम, ऐसी आकृतियां जिनके तीन आयाम हैं. तो बेटा आपने अपनी डे टू डे लाइफ में ऐसी बहुत सारी आकृतियां देखी होंगी जो थ्री डायमेंशनल हैं. कोई बॉक्स, आयताकार ठोस, पानी की पाइप, घी का डिब्बा, सड़क को चौरस करने वाला रोलर, तार, फुटबॉल, लूडो खेलने का पासा, माचिस की डिब्बी, किताब, ईंट, बॉक्स इत्यादि आपकी कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनको हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं और जो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर की होती है. ठीक है, तो आज इस टॉपिक में हम आपके साथ इनमें से कुछ संरचनाओं का अध्ययन करेंगे, जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, राइट एंगल या राइट सर्कुलर सिलेंडर, कोन, स्फीयर, प्रिज्म एंड पिरामिड. तो बेटा आपके सामने ये एक स्ट्रक्चर दिख रहा है जो कि एक माचिस की डिब्बी की तरह मान लो, ईंट की तरह मान लो. ठीक है, क्यूबॉइड है ये, जिसकी ये भी थ्री डायमेंशनल, थ्री आयामी है और तीन आयाम इसके देखो, एक लेंथ, एक ब्रेड्थ और हाइट. इन तीन चीजों के होने से इसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है. ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या है, स्थान घेरता है और इसका कोई वॉल्यूम भी होता है. तो जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट थ्री डायमेंशनल शेप्स आज हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्यूब. क्यूब क्या है? क्यूब को बेटा हिंदी में घन भी कहते हैं. ठीक है, तो क्यूब इज अ सॉलिड थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये सॉलिड या ठोस आकृति है जो कि थ्री डायमेंशनल है, बॉन्डेड बाय 6 स्क्वायर फेसेस और साइड्स, जो कि घिरी हुई है 6 स्क्वायर फेसेस से या साइड से, यानी कि जिसका प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है. इट हैज 6 फेसेस, 12 एजेस एंड 8 वर्टिसेस. ठीक है, अब आपने वर्टेक्स पढ़ा हुआ है. ठीक है, वर्टेक्स क्या है? वो बिंदु जहां पर लाइनें मिलती हैं. तो यहाँ पे देखो ए, बी, बिंदु सी, डी, ई, एफ, जी और एच, ये बिंदु क्या हैं? ये 8 वर्टिसेस हो गए, वर्टिसेस. ठीक है, फेसेस कौन कौन से हैं इसके? 6 फेस हुए, ए, बी, ई, एफ, बी, सी, एफ, जी, सी, जी, डी, एच, ए, ई और ए, बी, सी, डी और ई, एफ, एच, जी, ये 6 इसके फेस बने. और अब मैं बात करूं एजेस की. ठीक है, इसके किनारे कितने हैं? तो भी इसके 12 किनारे हैं.
AB, BC, CD, AD, ठीक है, 4 हो गए। 5 AE, 6 BF, 7 CG, 8 DH, 9 EF, 10 FG, 11 GH और 12 EH। तो ये क्या है, इसके 12 एजेस हो गए। ठीक है, लूडो का पासा एक बहुत ही अच्छा इसका एग्जाम्पल है क्यूब का। नेक्स्ट है बेटा क्यूबाइड। क्यूबाइड को हिंदी में हम घनाभ कहते हैं। तो हिंदी में ही अगर मैं बात करूं, घनाभ भी वह ठोस त्रिआयामी संरचना है जिसका प्रत्येक पृष्ठ क्या होगा, रेक्टेंगल, यानी कि हर फेस उसका रेक्टेंगल की तरह दिखेगा और उसमें क्यूब की तरह ही 6 फेस, 8 वर्टिसेस और 12 एजेस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर मैं वर्टिसेस की बात करूं, A B C D E F G H, 8 वर्टिसेस हो गए। 6 फेस A E B F, B C F G, C G D H, A E D H, ये क्या है, इसके 6 फेस बने। एजेस की मैं बात करूं तो आपके 12 एजेस A B, B C, C D, A D, A E, B F, C G, F G, E F, E H एंड H G, ये क्या है, इसके 12 एजेस हो गए। तो माचिस की डिब्बी, किताब, ईंट, बॉक्स इत्यादि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम अपने डे टू डे लाइफ में घनाभ की संरचना की तरह प्रस्तुत कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपका सिलेंडर। सिलेंडर को बेलन भी बोलते हैं। आपने देखा है टीन का डिब्बा, घी का डिब्बा, या सड़क के ऊपर को चौरस करने वाला रोलर, ठीक है, गोल पिल्लर, या तार, केबल की पाइप, जल की पाइप, पानी को कैरी करने वाली पाइप, ये सारे ही बेलन की तरह ही कुछ आकृतियां हैं। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, बेलन क्या है, सिलेंडर क्या है। इट इज अ 3 डायमेंशन शेप विच हैज 2 पैरेलल सर्कुलर बेसिस। देखो यहाँ पे क्या है, ये एक सर्कुलर बेस, इसका सर्कल की तरह एक बेस, और दूसरा ये 2 पैरेलल क्या है इसके ऊपर सर्कुलर इसके बेसिस हैं। ठीक है, 2 पैरेलल सर्कुलर बेसिस एट डिस्टेंस हाइट ऑफ द सिलेंडर हैविंग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आप देखो सर्कुलर बेस, डेफिनेटली अगर ये सर्कुलर है तो सर्कुलर बेस है तो इसका एक सेंट्रल पॉइंट भी होगा। लेट इट बी O, इसके सेंट्रल पॉइंट को हमने O बोला और इसके सेंट्रल पॉइंट को हमने O डैश बोला। ठीक है, तो O और O डैश क्या है, इसके दोनों ही वृत्ताकार सरफेसेस के सेंट्रल पॉइंट हैं। ठीक है, O और O डैश को अगर मिलाया जाए तो आपके पास क्या बनता है, एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, एक्सिस ऑफ द सिलेंडर का मतलब ये बेलन का अक्ष बन गया। ठीक है, और बेलन का अक्ष जो है वो उसकी ऊंचाई के बराबर होता है। इट इज इक्वलेंट टू द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, और यहां से बेलन के किसी भी पृष्ठ पर एक बिंदु ले लिया जाए, मान लो ये L है, तो OL क्या बन गया, इसका रेडियस। तो इस तरीके से आपका 2 सर्कुलर सरफेस वाला, 2 वृत्ताकार सरफेस वाला, समतल सिरे, ठीक है, और प्रत्येक सिरे जो है उसको बेस कहा जाता है। दोनों समतल सिरों को जोड़ने वाला रेखाखंड O डैश बेलन का अक्ष कहलाता है, जो कि उसकी ऊंचाई भी बताता है। ये हम क्या है, ये सिलेंडर में देख सकते हैं। ठीक है, रोलर ऑन द रोड मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, पानी की पाइप इत्यादि इसके कुछ एग्जांपल हैं। नेक्स्ट है बेटा आपका कोन। कोन क्या है, आइसक्रीम कोन, जोकर की टोपी, शंक्वाकार तंबू इत्यादि कोन के कुछ दैनिक जीवन में दिखने वाले उदाहरण हैं। ठीक है, कोन का एक समतल सिरा होता है, ये देखो सर्कुलर सरफेस, वृत्ताकार जिसका क्या है, अक्ष है। ठीक है, और ये सिरा शंकु का आधार कहलाता है। ठीक है,
क्योंकि ये वृत्ताकार है तो डेफिनेटली ही इसका एक सेंट्रल पॉइंट हुआ जिसको हमने O से डिनोट किया है, और इसके बाहरी आयाम पर वृत्तीय किनारे पर एक बिंदु हमने ले लिया B। तो OB इस वृत्ताकार बेस का, वृत्ताकार आधार का रेडियस शो कर रहा है। ठीक है, और इसमें एक कोना भी है। ठीक है, कोना मीन्स जो कोना है क्या है, ये शंकु का वो पॉइंट है जो उसके आधार से मैक्सिमम दूरी पर है। देखो आधार यहाँ पे है और शंकु आपका यह टेपर करके यहाँ पे आपका शंकु का अपेक्स बन रहा है। ठीक है, तो इसको शंकु का क्या बोलेंगे, शीर्ष। A इज द पॉइंट जो कि शीर्ष कहलाएगा, शंकु का शीर्ष। ठीक है, और सेंट्रल पॉइंट से शीर्ष के बीच की दूरी को आप क्या बोलेंगे, इट इज द हाइट ऑफ द कोन। ये हाइट है कोन की। ठीक है, और आपका शीर्ष से आपके वृत्तीय किनारे को मिलाने वाली एक वक्र पृष्ठ, देखो ये मान लिया आपने वृत्तीय किनारे पर हमने बिंदु लिया B। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या बन रहा है, अगर A को B से मिलाया जाए, ठीक है, तो आपका क्या बने, मिलाने वाला एक वक्र पृष्ठ है, और ये क्या दिखाता है, शंकु की लेटरल सरफेस। ठीक है, पार्श्व पृष्ठ जिसको बोलते हैं आप, शंकु के लेटरल सरफेस को दिखाएगा, एंड इट इज डिनोटेड बाय द L। ठीक है, इसको स्लांट हाइट, ये कैसी ऊंचाई हुई शंकु की, जो आपके स्लांटिंग वे में है। तो ठीक है, तो इसकी वजह से इसको आप क्या बोलते हो, स्लांट हाइट भी इसको बोल देते हो। तो हम क्या बोल सकते हैं कि शंकु क्या हुआ, देखो जिसका एक सर्कुलर फेस होता है, जिसका एक वर्टेक्स होता है, जिसमें स्लांटिंग हाइट होगी, और पॉइंटेड एंड जो है कोन का उसको अपेक्स बोलते हैं, जबकि फ्लैट सरफेस को आप बेस बोलोगे। और सबसे बड़ी बात, इसका कोई एज नहीं है, कोई किनारा नहीं है। और वर्टेक्स की मैं बात करूं तो एक ही वर्टेक्स है और एक ही इसका क्या है, फ्लैट सरफेस। ठीक है, और स्लांट हाइट को मेजर करने के लिए आप पाइथागोरस का थ्योरम फार्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि जो इसकी H हाइट है वो 90 डिग्री पे है इसके रेडियस के ऊपर। ठीक है, इसका जो सेंट्रल पॉइंट है, तो L आपका किसके बराबर हो गया, पाइथागोरस थ्योरम की तरह R² प्लस H² का अंडर रूट इज इक्वलेंट टू L। ये आपका फार्मूला दिखा रहा है कोन के लिए। नेक्स्ट है बेटा आपका स्फीयर। स्फीयर को हिंदी में गोला भी कहते हैं। ठीक है, और ये बनता कैसे है, देखो किसी वृत्त को उसके व्यास के, अगर हम क्या बोलें कि हमने एक वृत्त लिया और वृत्त के व्यास को हमने अक्ष मान लिया। ठीक है, और उसको अक्ष मानकर उसको हमने क्या किया, रोटेट कर दिया, घुमा दिया। ठीक है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, गोला बन। यानी कि किसी वृत्त के व्यास को अक्ष मानकर घुमाने पर हमारे पास एक गोला प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि a sphere is a set of all points in three-dimensional space lying at the same distance from the given point, and that is the central point. Central point से equally distant points होते हैं जो कि 3 dimension है। It is a result of rotating a circle about one of its diameter। यानी कि उसके व्यास को अक्ष मानकर घुमाने पर आपका सर्कल के आपका क्या प्राप्त होता है, स्फीयर। ठीक है, इसका एक सरफेस होता है और इसका कोई एज या कोई वर्टेक्स नहीं होता है। ठीक है, तो हम इंग्लिश में अगर बोलें, a sphere is a set of all points in 3-dimensional space lying at the same distance from a given point, that is the center. It is a result of rotating a circle about one of its diameter. It has one surface and doesn't have any vertex or edge. If we cut the sphere into 2 equal halves, अगर हम स्क्वायर आपका स्फीयर है इसको 2 बराबर के
भागों में काट दें तो हर एक भाग को हम क्या बोलेंगे, गोलार्ध। ठीक है, समझा गया। इसके अलावा देखो, अगर डे टू डे लाइफ में मैं बात करूं, फुटबॉल, आपका क्रिकेट की बॉल, टेनिस की बॉल, कंचे आपके क्या हैं, स्फीयर का कुछ दिखने वाले, दैनिक जीवन में दिखने वाले उदाहरण हैं। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ये सर्कुलर है, इसके सारे चाहे कोई भी पॉइंट यहाँ से यहाँ कोई भी पॉइंट आप ले लें तो सेंटर से हर एक बिंदु की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। और दो बिंदुओं को अगर मिलाया जाए और मिलाने वाली रेखा केंद्र से होके निकले, सेंटर से होके निकले, तो वो उसकी लॉन्गेस्ट कॉर्ड, जिसको हम डायमीटर बोलते हैं, वो कहलाती है। तो ये कुछ बेसिक गुण हैं आपके स्फीयर के। नेक्स्ट है बेटा आपका प्रिज्म। ठीक है, तो प्रिज्म आपका क्या है, एक ठोस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है विद 2 आइडेंटिकल शेप्स फेसिंग ईच अदर, यानी कि जिसके आधार जो होते हैं कैसे होंगे, आइडेंटिकल, एक जैसे, जिसके आधार एक जैसे होंगे, आइडेंटिकल इन शेप्स, और उनको हम क्या बोलते हैं, बेस, आधार। ठीक है, द बेसिस कैन बी ट्राइंगुलर, स्क्वेयर, रेक्टेंगल और एनी अदर पॉलीगन। यहाँ पर आपके सामने जो मैं आप डायग्राम देख रहे हैं, ये एक ट्राइंगुलर प्रिज्म का डायग्राम है। ठीक है, ट्राइंगुलर प्रिज्म का जो बेस होगा वो आपको किस तरह का दिखेगा, ट्राइंगल की तरह ही दिखेगा। ठीक है, स्क्वेयर का बेस आपको स्क्वेयर की तरह, रेक्टेंगल का भी रेक्टेंगल की तरह, और अदर पॉलीगन, पेंटागन, हेक्सागन होगा तो उनका बेस जो है वो उसी की तरह, हेक्सागन का 6 भुजाओं वाला बेस दिखेगा, पेंटागन का 5 भुजाओं का बेस दिखेगा। ठीक है, इसके अलावा अदर फेसेस ऑफ द प्रिज्म दे मे बी पैरेललोग्राम और द रेक्टेंगल्स। अब यहाँ पे क्योंकि मैं बात कर रही हूँ आपके ट्राइंगुलर प्रिज्म की, ये ट्राइंगुलर प्रिज्म है, तो आपके जो देखो इसके जो दो तो आमने सामने के मैंने क्या बता दिए, आधार जिनको हम बोलते हैं वो ट्राइंगुलर शेप के हैं, लेकिन जो दूसरे फेस हैं इसके, वो इसके रेक्टेंगल की तरह दिखेंगे। ये देखो ए बी, इसको सी और डी, ए बी सी डी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका क्या है, इट इज रेक्टेंगुलर इन शेप। तो यहाँ पर भी मैं आपका अगर पॉइंट मान लो, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी, तो ए बी सी डी ये जो पॉइंट है आपको किसकी तरह दिख रहे हैं, रेक्टेंगल की तरह। अब बाकी पॉइंट्स भी मैं काउंट कर लेती हूँ। देखो ये अगर ई है और ये आपका एफ है, तो आपका एक रेक्टेंगल तो ए बी सी डी बन गई, दूसरी रेक्टेंगल आपकी ए ई सी डी सी एफ, ठीक है, और तीसरी रेक्टेंगल आपकी बी ई डी एफ। तो 3 आपके इसमें क्या बन रहे हैं, रेक्टेंगल बन रहे हैं। ठीक है, और 2 इसमें आपके ट्राइंगल बन रहे हैं। ट्राइंगल पार्ट इज द बेस वेयर एज द अदर फेसेस ऑफ द प्रिज्म आर रेक्टेंगल्स। तो इसमें अगर मैं टोटल काउंट करूं बेटा, तो आपके देखो ए बी ई और सी एफ डी ये क्या है, 2 त्रिभुजाकार बन गए, और ए बी सी डी, ए ई सी एफ, ई बी डी एफ, ये 3 आपके रेक्टेंगुलर आयताकार स्ट्रक्चर बन गए। इसके 9 भुजाएं होती हैं, 9 आर्म्स हैं। देखो ए बी, ए ई बी, बी डी 4, ए सी 5, ई एफ 6, सी डी 7, सी एफ 8 और एफ डी 9 आर्म्स बनी। इसकी 9 भुजाएं हैं इसकी। ठीक है, एजेस भी इनको आप बोलते हो, आर्म्स भी बोलते हो। ठीक है, और इसके 6 वर्टिसेस हैं, ए, पॉइंट ए, बी, ई, सी, डी एंड एफ, ये 6 इसके क्या हैं, वर्टिसेस हुए। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया कि स्क्वायर, रेक्टेंगुलर या अदर पॉलीगन्स के भी प्रिज्म होते हैं। तो आपके घन, घनाभ या रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये भी आपके प्रिज्म के टाइप हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा आपका पिरामिड।
तो पिरामिड जो है वह ठोस त्रिआयामी संरचना है जिसका आधार बहुभुज होता है। ठीक है, कम से कम साइड का पिरामिड जो है वो त्रिभुजाकार, यानी कि ट्रायंगुलर पिरामिड जो है वो कम से कम पहला बनने वाला पिरामिड है, जो शीर्ष पर जाकर अपेक्स का निर्माण करता है। ठीक है, और या जो शीर्ष पर जाकर ये पॉइंट्स हों वो मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया क्या, द पिरामिड इज अ पॉलीहेड्रॉन थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर विद वन बेस। ये देखो, ये जो डार्क जैसा पोर्शन है ये इसका बेस है, विच इज अ पॉलीगन एंड लेटरल फेस, ये आपके लेटरल फेसेस हैं इसके। ठीक है, विच आर ट्राइंगुलर इन शेप या ट्राइंगल्स इन शेप कन्वर्जिंग इनटू अ सिंगल पॉइंट। टेपर होके धीरे धीरे कहां पर जा रहे हैं, धीरे धीरे कन्वर्ज होके ये सिंगल पॉइंट एट द टॉप, सबसे ऊपर अपेक्स भी इसको बोलते हो, वहां पर ये एक पिरामिड की तरह शेप जो है वो दे रहा है। द वन एंड ओनली बेस ऑफ पिरामिड इज अ पॉलीगन। सबसे बड़ी बात, इसका जो बेस होगा ना सर्कुलर होगा और ना ही ओवल होगा। द लेटरल फेसेस आर ऑलवेज ट्राइंगुलर इन शेप विद द कॉमन वर्टेक्स। वर्टेक्स सबका एक ही होगा। ठीक है, द वर्टेक्स ऑफ ए पिरामिड इज नॉट इन द सेम प्लेन एट द बेस। बेस के जो वर्टेक्स होंगे और पिरामिड का वर्टेक्स जो होगा वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। द पिरामिड्स आर नेम्ड आफ्टर द शेप ऑफ देयर बेसिस। जैसे जो जिसका आधार जो है ट्राइंगल की तरह होगा उसको ट्राइंगुलर पिरामिड बोलेंगे, जिसका आधार स्क्वायर की तरह होगा उसको स्क्वायर पिरामिड बोलेंगे, जिसका आधार पेंटागन की तरह होगा उसको पेंटागन गोनल पिरामिड बोलेंगे, जिसका आधार जो है हेक्सागोन की तरह होगा उसको हेक्सागोनल पिरामिड कहेंगे। अगर मैं बात करूं ट्रायंगुलर पिरामिड की, तो ट्रायंगुलर पिरामिड जो है देखो इसका बेस त्रिभुज के आकार का होगा और तीनों ही भुजाएं भी इसकी देखो, एक यहाँ पे दिख रही है, दूसरी ये है और तीसरी इसके बिल्कुल अपोजिट होगी। तो तीनों ही भुजाएं क्या होंगी, समबाहु त्रिभुज होती हैं। ठीक है, चार इसमें आर्म्स होंगी, एक पृष्ठ जिसको आप बोलते हो फेसेस, एक पृष्ठ, दो पृष्ठ, तीन पृष्ठ और एक इसके बिल्कुल पीछे, तो चार इसके फेसेस होंगे। अगर मैं बात करूं इसके किनारों की, भुजाएं कितने आर्म्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6 इसकी आर्म्स हैं। ठीक है, ये एजेस भी बोलते हैं। और इसके वर्टिसेस कितने हुए, 1 2 3 4, कितने वर्टिसेस हुए, 4 इसके वर्टिसेस हुए। ठीक है, तो इसी तरीके से ये आपके दूसरे पिरामिड है। स्क्वायर क्योंकि इसका बेस स्क्वायर है, हेक्सागोनल क्योंकि इसका बेस हेक्सागोन है, और ये धीरे धीरे कन्वर्ज होते हैं सिंगल पॉइंट जिसको हम क्या बोलते हैं, एपेक्स के ऊपर। ठीक है, शीर्ष बिंदु बन गए, ये टॉप पर होता है ये। ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ये शेप दे रहा होता है एक पिरामिड की तरह। तो ये था आपका कुछ डिफरेंट आपके 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर्स। अब बेटा मैं बात करूंगी नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंसी, सर्वांग समता। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स दैट आर एग्जैक्टली द सेम इन साइज एंड शेप आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अगर मैं सर्वांग समता की परिभाषा जैसे मैंने आपको बताई, द ऑब्जेक्ट्स दे आर एग्जैक्टली द सेम इन साइज एंड शेप। ठीक है, वो दो आकृतियां, कम से कम वो दो आकृतियां जिनका आकार और माप क्या होता है, समान होता है, उनको हम सर्वांग सम बोलते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आसान से शब्दों में बोलूं तो ये दोनों ही क्या होते हैं, एक दूसरे की प्रतिलिपियां। दोनों ही ऑब्जेक्ट्स, कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स जो भी होंगे, जो जिनको भी हम कंसीडर कर रहे हैं, दे आर द डुप्लीकेट्स ऑफ वन अनदर। एक दूसरे के बिल्कुल क्या होंगे, हूबहू प्रतिलिपियां जिसको हम बोल सकते हैं। इफ 2 मैथमेटिकल फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड इफ वी कट one figure out,
with scissor, it will fit perfectly on the top of the other figure. ठीक है, अगर हम एक को काटें तो वो दूसरी के अंदर बिल्कुल परफेक्टली फिट हो जाएगी। इसके अलावा आपने वैसे भी देखा होगा, जैसे एक ही कंपनी की दो सिमिलर चीजें, दो एक जैसे टिकट आप खरीद लो, एक टिकट को दूसरी के ऊपर रखा तो वो बिल्कुल उसको क्या कर लेगा, पूरी तरह से ढक लेगा। ठीक है, इसके साथ ही अगर जैसे आप कोई बात कर रहे हैं, एक बिस्किट का पैकेट ही मान लिया, तो बिस्किट का पैकेट क्या होगा, एक ही कंपनी के बिस्किट के पैकेट बिल्कुल क्या होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर होते हैं। ठीक है, बिल्कुल देखने में एक जैसे, एक के ऊपर दूसरा रखा जाए, या एक ही सांचे से बने हुए खिलौने, ये सर्वांग समता के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, मैथमेटिकली सिंबल में अगर कहूं कि कांग्रेंसी का सिंबल क्या है, तो हम इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। पहला पार्ट ये विच मीन सिमिलर, सिमिलर इन शेप, और दूसरा पार्ट ये है इट मीन्स इक्वल, इक्वल मीन्स सेम इन साइज। तो ये आपकी दो संरचनाएं जिनको जो रिप्रेजेंट करती हैं आपकी इकट्ठे होके कॉन्ग्रुएंसी को। ठीक है, व्हेन वी लुक फॉर कॉन्ग्रुएंट फिगर वी नीड टू फाइंड दो साइड्स एंड एंगल्स हु आर सेम। अब सबसे पहले मैं लाइंस की सर्वांग समता, रेखाओं की सर्वांग रेखाखंडों की सर्वांग समता की मैं आपसे बात करूंगी। ठीक है, टू कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की 5 सेंटीमीटर, लाइन सेगमेंट एक ए बी लिया 5 सेंटीमीटर। ठीक, एक और मैंने लाइन सेगमेंट बनाया ए डैश बी डैश, वो भी 5 सेंटीमीटर था। तो दोनों ही लाइन सेगमेंट्स क्योंकि क्या है, बराबर बिल्कुल 5 सेंटीमीटर के हैं, एक को मैं दूसरे के ऊपर रखूं तो क्या होंगे वो दोनों, एक जो है वो दूसरी को ढक लेगी, तो उसको आप क्या बोलोगे कि ये रेखाखंडों की, लाइन सेगमेंट्स की कॉन्ग्रुएंसी हुई। अगर कोणों की सर्वांग समता की मैं बात करूं तो आप देखेंगे जब भी दो लाइंस को, दो रे को मिलाया जाए, आपको याद होगा मैंने बताया था अपने पिछले लेक्चर में कि अगर दो रेखाओं को मिलाया जाए तो आपका एक कोना बनता है, एंड विच लीड्स टू फॉर्म द एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, दो कोण सर्वांगसम होते हैं अगर उनका माप समान हो। ठीक है, तो 2 सिमिलर एंगल्स वाले कोण अगर बनाए जाएं और उनको एक को दूसरे के ऊपर रखा जाए तो आपके पास क्या बनेगा, सर्वांगसम कोण। ठीक है, नेक्स्ट जो बेसिक है वो मैंने लाइन और लाइन सेगमेंट और आपका कोणों की सर्वांग समता इसलिए मैंने आपको बताया क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी रूल फॉर ट्राइंगल्स को करने के लिए हमें कोण और रेखाओं की सर्वांग समता को समझना जरूरी था। तो सबसे पहले आपका देखो कॉन्ग्रुएंसी रूल्स फॉर ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स के समरूप सर्वांग समता को देखने के 4 नियम हैं। SAS, पहला नियम SAS, SAS मीन साइड एंगल साइड। ठीक है, यहां पर आपके सामने आकृतियां दिख रही हैं, आपकी एक ट्राइंगल A, B और C, दूसरी ट्राइंगल को A डैश, B डैश और C डैश में मान लेती हूँ। ठीक है, दैट अब ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब हैं, जब इनके इफ 2 पेयर्स ऑफ साइड्स, देखो एक नीली भुजा AC और A डैश C डैश, इफ दे आर इक्वल इन लेंथ, मैंने इसको ये शो कर दिया, इक्वल इन लेंथ। ठीक है, दो भुजाएं, दोनों आकृतियों की एक भुजा, ठीक है, साइड एक हो गया। अगला एंगल, एंगल क्या है, देखो पॉइंट वर्टेक्स सी पे, यह हम दूसरी भुजा कंसीडर कर रहे हैं CB और C डैश B डैश। SAS में मतलब 2 पेयर्स ऑफ साइड्स ऑफ 2 ट्राइंगल्स आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, यानी कि दो भुजाएं, एक भुजा ये बिल्कुल बराबर लंबाई में और CB
बराबर है सी डैश बी डैश के, यानी कि आपकी एक EC इट मस्ट बी इक्विवेलेंट टू ए डैश सी डैश, और दूसरी आर्म ली मैंने CB इट मस्ट बी इक्विवेलेंट टू सी डैश बी डैश। तो ये दो भुजाएं क्या हुई, बिल्कुल इक्वल इन लेंथ, ठीक है। एंड द इंक्लूडेड एंगल आर इक्वल इन मेजरमेंट। तो देखो इंक्लूडेड एंगल यानी कि इन दोनों भुजाओं को मिलाने वाला जो एंगल है, ठीक है, इसमें ट्राइंगल ACB में आपका एंगल C जिसको डिनोट किया गया है एंगल A से, और A डैश B डैश C डैश में जिसको भी डिनोट किया गया है A से, तो ये दोनों ही क्या बना रहे हैं, इन दो आर्म्स के बीच में बनने वाले कोण। तो यहाँ पर ये दोनों यानी कि हम बोल सकते हैं एंगल C इट मस्ट बी इक्विवेलेंट टू एंगल C डैश, या दूसरे शब्दों में इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, एंगल ACB इट मस्ट बी इक्विवेलेंट टू एंगल A डैश C डैश एंड B डैश, ठीक है। तो ये क्या है आपका SAS रूल, साइड एंगल साइड रूल टू प्रूव द कॉन्ग्रुएंसी इन ट्राइंगल। पहला रूल हो गया। दूसरा रूल बेटा SSS रूल, साइड 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 रूल। इफ 3 पेयर्स ऑफ साइड्स ऑफ 2 ट्राइंगल्स आर इक्वल इन लेंथ, यानी कि तीनों आर्म्स एक ट्राइंगल के और 3 आर्म दूसरे ट्राइंगल के क्या हों, तीनों ही आर्म 3 पेयर्स ऑफ साइड्स ऑफ 2 ट्राइंगल्स आर इक्विवेलेंट, ठीक है। हम क्या बोलेंगे हिंदी में, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः किसी दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के अगर बराबर होगा तो दोनों त्रिभुजें क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी, देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो बेटा आपके ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल XYZ में आपकी आर्म AB इक्विवेलेंट है आपके आर्म दूसरी ट्राइंगल के XY आर्म के, AB इक्विवेलेंट टू XY, दूसरी आर्म AC इट इज इक्विवेलेंट टू XZ, और थर्ड आर्म BC ये इक्विवेलेंट है YZ के, यानी कि 3 पेयर्स ऑफ साइड्स ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स आर इक्विवेलेंट इन लेंथ। दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं परस्पर तीनों भुजाएं आपस में लंबाई में बराबर हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि आपकी त्रिभुजें सर्वांग सम हैं, ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। और इनको हम अगर लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल XYZ के, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा आपका एंगल साइड एंगल ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो यहाँ पे देखो दो क्या है आपके कोण और एक उसकी भुजा, ठीक है। इफ 2 पेयर्स ऑफ एंगल्स ऑफ 2 ट्राइंगल्स आर इक्वल इन मेजरमेंट, यानी कि आपके त्रिभुज के 2 कोण और उसके अंतर्गत आने वाली एक भुजा बराबर इन लंबाई हो, बराबर हो लेंथ में, तो आप क्या बोलेंगे, देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। यहाँ पे देखो ट्राइंगल एक ABC है और दूसरी ट्राइंगल XYZ है, ठीक है। अब देखो ये आपका एक कोण एंगल A, ठीक है, कौन सी इसमें है, ये ट्राइंगल ACB में, ठीक है, और दूसरी है ट्राइंगल आपकी XYZ में। तो एंगल A किसके बराबर दिखाया है यहाँ पे, ये एंगल X के, ठीक है। और एंगल B आपका, एंगल B इट इज इक्विवेलेंट टू Y, ये X के बराबर है और ये Y के, ठीक है।
ये क्या बन गए, 2 एंगल, ये 2 एंगल दिखाए हैं। तो जिन वर्टिसेस के बीच में, जिन कोणों के बीच में ये 2 एंगल बन रहे हैं, उनकी भुजा क्या होगी, बराबर इन लेंथ। तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, ए बी इट मस्ट बी इक्वल इन लेंथ विद द एक्स वाई, यानी के included sides are equal in length, then the triangles are congruent। ठीक है, अब देखो अगर ये भुजा ना होते हुए ए बी, अगर आपका मैं ऐसे ही आपको समझाऊं, ए बी यहाँ पे एक भुजा इसको कंसिडर कर रहे हैं और इसकी बजाय यहाँ पे बराबर होती, अगर मान लिए ये भुजा 5 सेंटीमीटर और ये भुजा 5 दी होती और ये जो है वो 6 दी होती, तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होनी थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका डेफिनेशन क्या बोल रही है कि एक त्रिभुज के 2 कोण उसके अंतर्गत भुजा, ठीक है, और दूसरे त्रिभुज के 2 संगत कोण और उसकी अंतर्गत भुजा के बीच में या भुजा बराबर हों तो वे त्रिभुजें सर्वांग सम होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके प्रूव कर रहा है ए कॉन्ग्रुएंसी को। समझा गया बेटा। नेक्स्ट है आपका RHS यानी के समकोण कर्ण भुजा नियम। ठीक है, RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, RH को राइट एंगल हाइपोटेन्यूज, S स्टैंड्स फॉर हाइपोटेन्यूज और S स्टैंड्स फॉर साइड। ठीक है, अब RHS रूल क्या है, अगर मैं हिंदी में आपको समझाऊं कि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः किसी दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो वे त्रिभुजें सर्वांग सम कहलाती हैं। ठीक है, इफ टू, अब देखो इसको अब मैं प्रूव कैसे करूंगी, 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स, ये 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ABC और दूसरी एंगल PQR। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, हैविंग देयर हाइपोटेन्यूज इक्वल इन लेंथ, इनके हाइपोटेन्यूज देखो, राइट एंगल है तो ये इसका हाइपोटेन्यूज हुआ AC और इसका क्या हुआ PR और AC आपस में क्या है, इक्वल इन लेंथ। ठीक है, एंड ए पेयर ऑफ शॉर्टर साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। अब देखो देखने में ये बड़ी लग रही है PQ और AB, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दूसरी भुजा हम कौन सी कंसिडर करेंगे, ये वाली। पेयर ऑफ शॉर्टर लेंथ, शॉर्टर साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, शॉर्टर साइड भी इक्वल इन लेंथ होगी, हाइपोटेन्यूज भी इक्वल इन लेंथ हो गया, तो आपका ट्राइंगल क्या कहलाएगा, RHS रूल को फॉलो कर रहा है, समकोण कर्ण भुजा नियम को ये दर्शा रहा है। तो ये इसका अनदर रूल है। इसमें बेटा अगर देखो जो आर्म्स ही हैं, जैसे यहाँ पर देखो ये हाइपोटेन्यूज और ये छोटी भुजा, ठीक है, शॉर्टर साइड की अगर मैं यहाँ पे हमने RHS में जिक्र किया, अगर हम यहाँ पे बोलें कि भाई हाइपोटेन्यूज के साथ साथ शॉर्टर नहीं कोई और एंगल, अगर इस आर्म की बजाय ये आर्म दी होती, ठीक है, और यहाँ पे यही आर्म होती तो ये त्रिभुजाएं क्या होनी थी, सर्वांग सम नहीं होनी थी। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट नहीं होनी थी। तो ये क्या थे आपके 4 कॉन्ग्रुएंसी के नियम। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा आपका सिमिलैरिटी। ठीक है, और सिमिलैरिटी की में अगर मैं बात करूं तो हम क्या बोलते हैं, समरूपता, हिंदी में सिमिलैरिटी को कहते हैं समरूपता। ठीक है, 2 आकृतियां कब समरूप होती हैं, यदि उनके आकारों में समानता हो, चाहे उनके विस्तारों में कितनी भी भिन्नता क्यों ना हो। ठीक है, यहाँ पर देखो ये बड़ी सी ट्राइंगल, अब विस्तार होगा इसका, ये आकार एक जैसा है, आकारों में समानता, सेम शेप बट कैन बी डिफरेंट इन साइजेस। ठीक है, तो यहाँ पर आपका यहाँ पे PQR ट्राइंगल और आपका P'-Q'-R' ट्राइंगल जो है ये सेम इन शेप हैं, दिखने में एक जैसी हैं बिल्कुल, पर इनके साइजेस जो हैं वो अलग अलग हैं। सो फर्स्ट रूल फॉर द सिमिलैरिटी इज द ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ दे हैव द सेम शेप बट कैन बी ऑफ डिफरेंट साइजेस। ठीक है, ये एक रूल है। दूसरा, दे आर स्टिल सिमिलर इवन इफ
वन इज रोटेटेड और वन इज द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। बोलता है वो फिर भी सिमिलर ही रहेंगी, दे आर स्टिल सिमिलर इफ वन ऑफ ट्राइंगल इज रोटेटेड, अगर एक को हम घुमा दें, ठीक है, द वन इज अ मिरर इमेज ऑफ द अनदर, तो एक दूसरी जो वो पहले क्या मिरर इमेज होगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे आपके क्या हैं कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है। हिंदी में अगर मैं इसको आपको समझाऊं तो एक आकृति में हर एक कोण दूसरी आकृति में संबंधित प्रत्येक कोण के बराबर होना चाहिए, पहली बात, और दूसरा दोनों आकृतियों के संबंधित भुजाओं में एक परफेक्ट इक्विवेलेंट अनुपात होना चाहिए, और इन दोनों चीजों का हम अभी करेंगे। देखो ये देखो एंगल क्यू, इट मस्ट बी इक्विवेलेंट टू एंगल क्यू डैश, एंगल पी इज मस्ट बी इक्विवेलेंट टू पी डैश, एंगल आर इज मस्ट बी इक्विवेलेंट टू आर डैश। इसके अलावा मैंने क्या बोला दूसरा रूल कि भी दोनों आकृतियों की संबंधित भुजाओं में अनुपात होना चाहिए। देखो अब अनुपात की बात करें, और ये एक फिक्स अनुपात होता है। फिक्स मीन्स इन वन फिगर ऑफ सिमिलैरिटी इट मे बी फिक्स्ड, ठीक है। पी आर, पी डैश आर डैश 6, ठीक है, यहां पे मैं लिख ही देती हूँ, पी डैश आर डैश इज इक्वल टू 6, मान लिए ये सेंटीमीटर है, और पी और आर कितनी बन रही है, पी आर इट इज 12, तो ये क्या हो गया अनुपात कितना बना इनके बीच में, देखो 6 और 12 का अनुपात 1:2, ठीक है। यहां पर मैं बात करूं, देखो आर डैश क्यू डैश, ठीक है, आर क्यू कितना है आपके पास, आर क्यू 19 और आर डैश क्यू डैश 9.5, तो ये भी ऑलमोस्ट कितना रेशो में है 9.5 इज इक्वल, या रेशो कर देते हैं ये 19, 1:2, यहाँ पे भी 1:2, यहाँ पे 1:2 रेशो, और ठीक वैसे ये भी 9.5 और 19, तो ये भी 1:2 रेशो में आएगा, यानी कि दोनों आकृतियों के संबंधित भुजाओं में अनुपात क्या हुआ बराबर होगा, अनुपात होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या था आपका सिमिलैरिटी के आपके कुछ गुण। पिछली फिगर को देखते हुए इस फिगर को देखते हुए देखो ट्रिपल ए हैविंग, यानी कि तीनों एंगल, मैंने क्या बोला था, तीनों एंगल क्या होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने अभी बताया, देखो एंगल पी इट मस्ट बी इक्विवेलेंट टू एंगल पी डैश, ठीक है, एंगल आर इट मस्ट बी इक्विवेलेंट टू आर डैश, एंगल क्यू मस्ट बी इक्विवेलेंट टू क्यू डैश, ये तीनों ही एंगल बराबर और तीनों आर्म सेम प्रोपोर्शन में। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया पी आर 6 है, पी डैश आर डैश 6 है, पी आर 12 है, दोनों के रेशो 1:2, दोनों के रेशो 1:2, इसमें भी आपके रेशो के आगे 1:2। तो आप क्या बोल सकते हैं कि भी ये क्या है, द 3 pairs of corresponding sides are in the same proportion, so in the from the above figure it is clear. And the third rule is the 2 pairs of side in the same proportion and the included angle equal, यानी कि देखो 2 pairs सेम प्रोपोर्शन में है आपका, 2 साइड्स हमने कौन कौन सी ले ली, ए बी और ई डी, दोनों ही क्या हैं आपके, देखो प्रोपोर्शन, ये 2 है तो ये 4 है, डबल हो गया, ये 3 है तो ये 1.5 है, ये भी दुगना हो गया, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, इनके एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ देम आर मस्ट बी इक्विवेलेंट, तो एंगल ए इक्विवेलेंट टू एंगल डी, ठीक है। तो ये आपका क्या दिखाता है कि भी 2 पेयर्स ऑफ साइड्स इन अ कॉमन प्रोपोर्शन, ठीक है, और 2 एंगल्स दे आर सिमिलर, तो या इक्वल एंगल है। तो ये आपका तीसरा रूल है टू प्रूव द सिमिलैरिटी। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स।